टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। हमारी खास पेशकश शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। शख्सियत की इस कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे तमाम जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके और फिलहाल डीसीपी वेस्ट लखनऊ राहुल राज से। राहुल राज जी, प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। आप एक मिश्रित आबादी में इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तक का सफर आपने कैसे तय किया? क्या कुछ चुनौतियां रही, इसके बारे में बताइए। मैं मूलतः जनपद बलिया का रहने वाला हूं और बलिया से यहाँ तक का सफ़र मुश्किलों भरा रहा है। आरंभिक शिक्षा भी मेरी जनपद बलिया में हुई और विशेष रूप से बताऊं तो इंटरमीडिएट के बाद मैंने कोई कॉलेजिंग नहीं की। मेरी सेल्फ स्टडी ही रही और मैं प्राइवेट पढ़ता रहा और कंपटीशन भी मैंने जनपद बलिया से ही जो है क्वालिफाई किया। ये एक मुश्किलों भरा समय था, जबकि उस समय बलिया जैसे जनपद में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, न कोई कंपटीशन का माहौल था, न कोई उस तरह के जो है कंपटीशन की कोई किताबें थी। तो एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। माहौल भी इस तरह का था, लोग का ये मानना था कि कोई अधिकारी यहाँ से नहीं हो पाता है। जो लोग हुए भी थे वो लोग जनपद बलिया से बाहर जा करके और तब हुए थे। लेकिन एक संकल्प था मेरा कि मुझे कुछ करना है और यहीं जनपद से ही करना है। मैंने इसकी तैयारी शुरू की और सन 87 में मैं मध्य प्रदेश पीसीएस सेवा में सेलेक्ट हुआ, प्रथम प्रयास में ही। उस समय जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। लोगों ने मेरे इंटरव्यू लेटर को भी जो है पूरे मोहल्ले में जो है जा करके दिखाया कि क्या ये वास्तव में सिलेक्शन हुआ भी है। खैर बहरहाल मैं सेलेक्ट भी हुआ और लगातार मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस और आईएएस के लिए भी तैयारी करता रहा। तीसरे अटेम्प्ट में 1990 बैच का मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में मेरी 11वीं पोजीशन थी और मैं डिप्टी एसपी सेलेक्ट हुआ। तब से मैं आजमगढ़ जनपद में पोस्ट रहा, लखनऊ में रहा, वाराणसी में रहा, सुल्तानपुर में रहा और फिर एडिशनल एसपी के रूप में मैं इटावा, रायबरेली, बलरामपुर, जौनपुर, वाराणसी, विभिन्न जनपदों में रहा। मथुरा में भी रहा मैं और एज एसपी जनपद फतेहपुर में कप्तान रहा और आज मैं यहाँ डीसीपी वेस्ट के रूप में मौजूद हूँ। देखिए, तमाम जिलों में आपने अपनी सेवाएं दी, लगातार हम भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पहली पोस्टिंग यूपी में कहाँ हुई और पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा था? पहली पोस्टिंग मेरी आजमगढ़ में थी। सीओ सिटी के रूप में मैं वहाँ पोस्ट हुआ। जब मैं गया तो जाते ही मुझे, जैसे ही मैं अपने एसपी से मिला, मुझे तुरंत उसी दिन चार्ज दे दिया गया सीओ सिटी का। जबकि मैं वहाँ जूनियर था अभी, फिर भी मुझ पर जो विश्वास जताया अधिकारियों ने, वो सीओ सिटी का चार्ज दिया गया और एक चैलेंजिंग जॉब था मेरे लिए, क्योंकि पहला मेरा एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर था। लेकिन जो उत्साह था और जो कर्तव्य के प्रति हमारी लगन थी, तो मैंने उसको जो है सक्सेसफुली उस चीज़ को किया। और यहाँ तक कि जब मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो पब्लिक ने भी काफ़ी उसमें पब्लिक का सपोर्ट रहा। पब्लिक ने कहा कि नहीं, ये सीओ सिटी हमारा यही रहना चाहिए। लेकिन खैर बहरहाल ये सब प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, फिर आगे जो है कि सफ़र मेरा चलता है। देखिए, आप बहुत ज़मीन से जुड़े हुए अधिकारी हैं, लेकिन अगर हम आज की मौजूदा स्थिति की बात करें तो जो आम जनता है वो पुलिस से डरती बहुत है कि अरे पुलिस आ गई है, अब क्या होगा। ऐसे में जनता पे विश्वास बढ़ाना या जनता में विश्वास पैदा करना, ये कितनी बड़ी चुनौती है? ये नेचुरली बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब तक हम जनता के बीच में नहीं रहेंगे, जनता से जाकर मिलेंगे नहीं, जनता की समस्याएं नहीं सुनेंगे, तब तक जो है संभव नहीं है। मैं अभी भी और शुरू से और अभी भी मेरा यही है कि मैं अपने कार्यालय में नियमित रूप से बैठता हूँ। जो भी आता है उसकी जो है हर बात पूरे गौर से और पूरे धैर्य से सुनता हूँ, ताकि कम से कम उसको ये तो एहसास हो कि हाँ, हम अपने लोगों के पास जा रहे हैं और हमारी बात सुनी जा रही है। तो मैंने इस चीज़ को एक चैलेंज के रूप में लिया और इसके बाद भी लोगों से जा कर के मिलना जुलना। अभी जो वेस्ट का ये क्षेत्र है, इसमें भी तमाम सारे धर्म के जो है त्योहारों के जो है निकलते रहते हैं, जुलूस और सारे चीज़ें सब त्यौहार होते रहते हैं। तो ऐसे मैं सारे लोगों से मिलता हूँ, सारे धर्म गुरुओं से मिलता हूँ, सभी लोगों से निरंतर संवाद रहता है, जिसकी वजह से जो कोई समस्या नहीं आती है। आपने त्योहारों का जिक्र किया। हाल ही में अब तो हिंदुओं के त्योहारों की देखा जाए तो शुरुआत हो चुकी है। जन्माष्टमी के बाद अब दिवाली आएगी, नवरात्र आएगी। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, हम लोग प्रशासनिक तरीके से
पूर्णतया जो प्रोफेशनलिज्म है उस तरीके से हम काम करते हैं। सबसे पहले तो जो भी त्यौहार होता है उस त्यौहार से संबंधित जो भी आयोजक हैं, धर्म गुरु हैं, उन लोगों से हम लोग एक व्यक्तिगत संवाद स्थापित करते हैं और वहाँ की सारी समस्याओं को हम लोग डिस्कस करते हैं। और साथ ही जितने भी अन्य धर्मों के भी लोग हैं, सभी लोगों से एक प्लेटफार्म पर आकर बातचीत की जाती है और सभी से एक आम सहमत से, और जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसके तहत हम उनसे बातचीत करके उनको एक प्लेटफार्म पर लाते हैं और फिर हम अपनी जो पूरी फोर्स उसमें डिप्लॉय करते हैं। संसाधन की अगर देखा जाए तो हम लोगों के पास पर्याप्त संसाधन रहते हैं। हमारे पास माउंटेड पुलिस भी रहती है और सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से भी आजकल हम लोग जो है सारी निगरानी करते हैं। और पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, हमारी जिला पुलिस की फोर्स, सारी फोर्स रहती है। तो किसी भी तरह की कोई समस्या अभी तक नहीं हुई। वाराणसी, आजमगढ़, मैनपुरी तमाम जिलों में आप तैनात रहे, लोगों की समस्याओं को सुना, उनकी समस्याओं का निस्तारण भी किया, लेकिन कोई ऐसा वाकया जो आज भी आपके जहन में याद हो या कोई ऐसा क्राइम जो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहा हो अभी तक? वाकया तो बहुत हैं, बहुत सारे हैं और ऐसे हम लोग टफ सिचुएशन में भी रहे जबकि कोई भी स्थिति अनियंत्रित हो सकती थी, लेकिन उसको जो है नहीं होने दिया गया। जनपद वाराणसी में जब मैं था तो वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों के एक साथ होली का त्यौहार और मुहर्रम का त्यौहार एक साथ पड़ गया था। लेकिन हम और वहाँ पर काफ़ी स्थिति टेंस भी थी और हमारी पूरी फोर्स लगी थी। बहुत छोटे जगहों पे वहाँ पे कार्यक्रम हुआ करते हैं। तो काफ़ी कुछ समस्याएं थी। कभी दोनों तरफ से जो है अपने अपने संप्रदाय के जो नारे भी लगाए जाते हैं और सारी चीज़ें हो रही थी। स्थिति बहुत ही भयावह थी। लेकिन मैंने बिल्कुल भी जो है अपने फोर्स को नियंत्रित किया और उनको समझाया कि कहीं भी कुछ भी नहीं होने वाला है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हर लेवल पर हमने लोगों से बात किया और लोगों ने सपोर्ट किया। हिंदू भाई भी और मुस्लिम भाई भी दोनों ही मिल करके हमारा सपोर्ट किए और एक बहुत टफ चुनौती के बावजूद भी हम लोग जो है बहुत ही सहूलियत से त्यौहार निकाल ले गए। तो ऐसी स्थितियां जो है अक्सर आती गई और हम लोगों ने उसको जो चुनौतियों से पार भी पाया है। ठीक है, देखिए हाल ही में अब अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, लेकिन जब आपके बारे में हमारी टीम रिसर्च कर रही थी तो हमने ये देखा कि जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान भी आपकी तैनाती वाराणसी में थी। वो माहौल, वो सिचुएशन या यूं कहें कि वो सिनेरियो कैसा था? जी बिल्कुल, वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। सन 2014 में मैं सिटी एसपी वाराणसी था। उस समय बहुत सारे जो कंटेस्टेंट थे वो सारे के सारे जो है अरविंद केजरीवाल जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी चुनाव लड़ रहे थे। तो ये सारे वीवीआईपी का वो सीट एक तरह से हो चुका था। पूर्णतः निष्पक्ष चुनाव कराया गया और हमने आरंभ से लेकर के और चुनाव समाप्ति तक मैं वहाँ पर सिटी एसपी के पद पर रहा। एक भी एलिगेशन नहीं लगने पाया प्रशासन पर। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी हम लोगों के लिए, जो हम लोगों ने बहुत सफल जो है तरीके से निकाला था। देखिए, अगर हम लखनऊ की बात करें तो ये यूपी की राजधानी है लखनऊ। यहाँ पर क्या कुछ चुनौतियाँ आपने फेस की हैं या क्या कुछ चुनौतियाँ देखी हैं आपने? लखनऊ में जहाँ भी मैं तैनात हुई, पुराना लखनऊ है, ये तो चुनौतियों भरा ही है। आज से नहीं, शुरू से ही पुराना लखनऊ का ऐसे ही इतिहास रहा है और यहाँ का ऐसा ही माहौल रहा है। जब मेरी यहाँ पर तैनाती हुई तो मुझे पता था कि यहाँ पर क्या क्या चुनौतियाँ हैं। लेकिन चूँकि हम इतने सारे जनपदों में हमें कार्य करने का अवसर मिला है और अपने अनुभव के आधार पर और मैंने लोगों से जो बातचीत करके संवाद स्थापित करते हुए फुट पेट्रोलिंग किया गया, लोगों से बातचीत की गई, एक दूसरे के सारे धर्म गुरुओं के पास हम लोग गए, स्वयं जाते हैं, हम लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वार्ता करते हैं, चीज़ों को साझा करते हैं। तो एक तादाद में स्थापित होता है आपस में और उसके बाद एक भरोसा बनता है। लोगों को भी भरोसा प्रशासन पर है और हम लोग को भी लोगों के साथ मिलकर के काम करने में बहुत ही सहूलियत, कंफर्ट हम लोग फील करते हैं। तो लगातार अभी पिछले 5 महीने से मैं यहाँ तैनात हूँ और सभी चीज़ें जो है बहुत ही आसानी से हम लोग जो कर रहे हैं। उसके पीछे वजह ये कि जनता और पुलिस का आपस में तालमेल बेहतर होना।
देखिए लगातार आप जिक्र भी कर रहे हैं कि आपने सेल्फ स्टडी की है और देखिए अब आप बतौर पुलिस तैनात हैं, तमाम तरीके की चीज़ों से डेली टैकल करते हैं। घर पर आपका नेचर कैसा है? क्या गुस्सैल हैं आप या घर पे आपका मिजाज कैसा है? जी बिल्कुल नहीं, गुस्सैल मैं कहीं से नहीं हूँ। जो मेरा नेचर घर पर है वही नेचर यहाँ भी है, फील्ड में भी है। मेरा ये है कि घर पे समय बहुत कम दे पाता हूँ, तो ये निश्चित रूप से थोड़ा सा घर में असंतोष रहता है इस बात को लेकर के कि घर पे नहीं रहते हैं। ये हमारी प्रशासनिक मजबूरी है और चूँकि जनता को हमें निश्चित रूप से जिस सेवा में मैं हूँ, इस सेवा में जनता को अधिक समय देना पड़ता है। जनता मेरा घर ही है एक तरह से, तो मैं जनता के साथ ज़्यादा बैठ पाता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, घर के लोग भी समझते हैं हम लोग की परिस्थितियों को और वो बहुत ही आसानी से रह रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। कई ऐसे वाक़यात हुए जब मैं सर्कल ऑफिसर के रूप में था, मैं कभी पिक्चर नहीं देखने जा पाया। कभी हमारी मिसेज ने बहुत ज़्यादा अनुरोध किया तो मैं एक आध बार मैं लेकर गया, लेकिन बीच में ही कहीं कोई घटना हो गई, मैंने उनको जो है फिर रिक्शे में बिठा कर घर भेजा और स्वयं मैं चला गया जो है अपनी ड्यूटी पर। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ आई, हम लोग जो है सामाजिक जीवन नहीं जी पाए, लेकिन उससे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि हमें ये संतोष है कि हमने जनता के लिए किया और जो हमसे जो है समाज को चाहिए उसको समाज को मैं कुछ दे पाया, ये मुझे सेटिस्फेक्शन है। बिल्कुल सही। देखिए आपने समाज के लिए जिया है, हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं। वो क्या ऐसी बात है जो राहुल राज को अन्य अधिकारियों से अलग बनाती है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी एक आम आदमी की तरह हूँ और एक आम अधिकारी की तरह ही। बस ये है कि मेरे कार्य में जो मैं समझ पाता हूँ कि मैं सहज हूँ, मैं सहजता रखता हूँ और हर लोगों के तक मेरी एक्सेस है। मैं सभी लोगों से मिलना जुलना, लोगों की समस्याओं को जो समझना और एक मन में फीलिंग रहती है कि अधिक से अधिक जो परेशान हाल लोग हैं, जो किसी तरह से दिक्कत में हैं, उनकी दिक्कतें दूर की जाएं। मेरे यहाँ कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो मैं उसकी पूरी समस्या सुनता हूँ, चाहे कितना भी देर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं प्रयास मेरा ये रहता है कि उसके चेहरे पर मुस्कान ही आ जाए, वो यहाँ से निराश होकर न जाए। जो भी आदमी आ रहा है कुछ न कुछ बहुत दूर से आता है और किसी न किसी मजबूरी के तहत ही, किसी न किसी परेशानी के तहत ही आता है। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि लोगों की परेशानी को दूर किया जाए। अगर कुछ भी नहीं हम कर पाएंगे तो कम से कम उसको जो है इतना आश्वस्त कर दे, उससे इतनी बात कर ले, उससे इतनी बातें, समस्याओं को सुन ले। आधा तो दुख उसका वैसे ही दूर हो जाता है जब मैं उसकी समस्याओं को सुन लेता हूँ। और बाकी जितना जो भी संभव प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत जो भी पॉसिबल होता है उसकी हम लोग उसकी समस्याओं को हल करते हैं। बहुत सहज स्वभाव के हैं आप। ऐसे में अपराधियों से कैसे टैकल करते हैं? जब कोई बड़ा दुर्दांत अपराधी आ गया, वो तो सच ही नहीं बोल रहा है, तो उससे सच निकालने का क्या तरीका अपनाते हैं आप? जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया है। जो व्यवहार मेरी सहजता है वो आम जनता के प्रति है, लेकिन मैं आरंभ से ही अपराध और अपराधियों के प्रति उतना ही मेरे मन में आक्रोश रहा है और उतना ही मैं दृढ़ हूँ उसके प्रति। जो मेरा स्वरूप तुरंत जो है चेंज हो जाता है, जो आम जनता के लिए मेरा डिफरेंट है और अपराधियों के प्रति एकदम डिफरेंट रहता है। उनके प्रति जरा भी मेरे मन में जो कोई भी मरवत नहीं रहती है। तो ऐसा नहीं है, अपराधी को ये बात पता होती है और अपराध नियंत्रण में मैं शुरू से ही मेरा ये प्राथमिकता भी रही है और जहाँ भी रहा हूँ वहाँ अपराध नियंत्रित रहे हैं, ये मेरी प्राथमिकता ही रही है। अपराध की अब हमने बात की तो देखिए तमाम जगहों पर आपने सेवाएं दी हैं। सबसे ज़्यादा क्राइम रेट कहाँ है और सबसे कम क्राइम रेट कहाँ है जहाँ तक आपने अपनी सेवाएं दी हैं? सबसे कम की बात मैं करूँ तो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं था, वहाँ प्रोपोर्शनेट रूप में अगर हम कहें तो वहाँ थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन था। वहाँ पर क्राइम रेट कम था और लोगों में भी उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। जैसे कोई एक्सीडेंट भी हो जाता था तो अगर आप जो है 2 घंटे तक भी अगर पुलिस नहीं पहुँचती थी तो उसमें कोई समस्या, लोग लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन नहीं आती थी। हालांकि हम लोग इमीडिएट अटेंड कर लेते थे, बट वहाँ पर थोड़ा सा इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए और लॉ एंड ऑर्डर का, तो वाराणसी मेरे लिए हॉट स्पॉट के रूप में रहा है, जहाँ पर कि क्राइम भी बहुत ज़्यादा था और लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा था। हर त्यौहार थे, वीवीआईपी भी था। तो वाराणसी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है, जहाँ पर कि
कहा जाता है कि वाराणसी रात में भी नहीं सोता है। 3-3 बजे रात तक वहाँ पर गोदौलिया चौराहे पर हम लोग जो घूमते रहते थे, और मॉर्निंग से ही वाराणसी शुरू हो जाता है, क्योंकि वाराणसी में कहता है सुबह काशी और शाम में अवध, तो ये बिल्कुल। कहावत भी है। तो वाराणसी सुबह से ही जो जग भी जाता है। तो हम लोगों ने वहाँ पर बहुत मेहनत किया, क्योंकि शाम को भी देर तक रहना पड़ता था और सुबह भी जल्दी हम लोग को पहुँचना पड़ता था। देखिए, साल दर साल यूपी बदलता गया और अब तो 21वीं सदी का भारत है। आपने अपने सामने पुलिस विभाग में कितने बदलाव देखे, कितना हाईटेक हुआ है पुलिस विभाग? बहुत चेंज हुआ। जब हम लोगों ने नौकरी आरंभ की थी सन 90 में, उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था। जो संवाद के भी थे वो जनरली वायरलेस सेट थे, और एक कोई घटना की भी सूचना जो है दूसरे अगर देहात क्षेत्र में पहुंच जाता तो एक दिन लग जाता था। लेकिन धीरे धीरे सारी स्थितियां जो बदलती चली गई, और अब ये स्थिति है कि कोई चीज़ हम लोग जो है कागज़ की बजाय अपने मोबाइल से ही भेज देते हैं। कोई घटना की सूचना मिलती है, इमीडिएट पता चल जाता है, और हम लोग मोबाइल से ही तुरंत उसको जो है रिजॉल्व भी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। तब सर्विलांस सिस्टम भी उतना हमारा डेवलप नहीं था, साइबर सिस्टम नहीं था, साइबर क्राइम तब होता ही नहीं था उस समय में। उस समय डकैती होती थी, लूट होती थी। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब डकैती कम हो रही हैं, डकैती लगभग ना के बराबर हो गई है, और ये चीज़ें जो साइबर क्राइम की तरफ चली गई हैं। तो पुलिस भी हमारी उसी तरह से हाईटेक होती चली गई। आज हम लोग भी सारे जो है मोबाइल और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उस सिस्टम से हम लोग काम कर रहे हैं। अब क्रिमिनल्स में भी हम लोग वही काम सब कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे आप देख रहे हैं, बिल्कुल। इसी के तहत घर घर कैमरा हम लोग चला भी रहे हैं अभियान, और इससे सीसीटीवी कैमरों से सारे अपराधियों पर एक तो पकड़ हो रही है, दूसरा अपराधियों पर जो है नियंत्रण भी हो रहा है, और सर्विलांस सिस्टम तो हमारा चल ही रहा है, मोबाइल सिस्टम। तो निश्चित रूप से बहुत ही चेंज मैंने देखा है। देखिए, क्राइम में भी चेंज हुआ है, आपने भी जिक्र किया। सबसे ज्यादा क्राइम कौन से होते हैं, कौन सी बीट के जो आपके पास आते हैं? यहाँ पुराने लखनऊ में जो मैंने देखा, ठाकुरगंज थाना, पारा, दुबग्गा, ये पूरा क्राइम प्रोन जोन है। ये बेल्ट में जो है ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आउट स्कर्ट के हैं और ये स्कैटर्ड हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो है कॉलोनियाँ भी बनी हुई हैं, तो इन जगहों पर जो है क्राइम ज़्यादा होता है, क्राइम रेट। तो उसके हिसाब से हम लोग उस तरह से पुलिसिंग की यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाते हैं, ताकि वहाँ पर क्राइम को कंट्रोल किया जाए। वहाँ पर मैक्सिमम हम लोग का प्रयास रहता है कि सीसीटीवी कैमरे वहाँ लगाए जाएं, ताकि अपराधी वहाँ से क्राइम करके भाग न सके। वहाँ के जितने भी टावर्स हैं वो हम लोग के जो है वॉच में रहते हैं। वहाँ की जितनी कॉलोनी है, कॉलोनी की हम लोग सर्वे कराते हैं, कॉलोनी के लोगों से भी बातचीत किए रहते हैं। जो अपराधी हैं या जो आम जनता है, जहाँ पर हम लोग को लगता है कि यहाँ पर कोई सस्पेक्ट है, उसकी जो वेरिफिकेशन भी कराते रहते हैं। तो ये हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए राहुल जी, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और महिलाओं में विश्वास अभी भी पैदा करना एक चुनौती है। मैं ऐसा मानती हूँ, बीइंग अ वुमेन मैं ऐसा मानती हूँ। तो महिलाओं के खिलाफ क्राइम को रोकने के लिए स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? मेरी स्ट्रेटजी है, और साथ में शासन की प्राथमिकता भी है ये। तो एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन है, उसमें जो है हमारे पास ढेर सारी महिला आरक्षी हैं, महिला उपनिरीक्षक हैं, और इसके अलावा महिलाओं की सहूलियत के लिए पिंक बूथ बनाए गए हैं हर जगह जगह। और उसको जो है पिंक बूथ ऐसे बनाए गए हैं कि कोई अगर महिला चाहे तो वहाँ आकर के रुक भी सकती है, अपनी सारी जो समस्या भी वहीं पे हल कर सकती है। तो पिंक बूथ को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है फुट पेट्रोलिंग के जरिए भी हम लोग ये प्रयास करते हैं कि महिला जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर हम लोग महिलाओं को ले करके जाते हैं, महिला कांस्टेबल, महिला एसआई, और उसको भी चेक करते हैं। कॉलेजेस में भी जाते हैं, बैंक में भी जाते हैं, सारी जगह चेकिंग की जाती है। इस जगह जगह हम लोग टाइम टू टाइम जो है इस समय में एक मीटिंग भी करते हैं, आम जनता को भी उससे जोड़ते हैं, और महिलाओं को बुलाते हैं, उसमें उनकी जो है बातचीत की जाती है, काउंसलिंग की जाती है, उनकी समस्याओं की जानकारी की जाती है। तो पूरी तरह से हम लोग महिला अपराध और महिलाओं के लिए जो है काम कर रहे हैं। हमारे शासन काम कर रहा है, हम लोग उसके जो पार्ट के रूप में जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, अभी आपने जिक्र किया कि आपने सेल्फ स्टडी की, और सेल्फ स्टडी करने का ही नतीजा है जो आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन आज के अगर हम यूथ को देखें तो वो कोचिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन तैयारियां बहुत करते हैं, तमाम कोर्सेज लेते हैं। ऐसे में युवाओं को क्या संदेश देंगे? बिल्कुल सही है। मैं इंटरमीडिएट के बाद मेरी कॉलेजिंग नहीं रही,
लेकिन जो एक मन में जुनून था, जो एक कुछ बनने की, कुछ नया करने की, जो कि एक चैलेंजेस थे, जबकि मैं बताया कि जिस जगह से मैं आता हूँ उस जगह पर जो है ये माना जाता था कि कोई कंपटीशन का जो है माहौल नहीं था, कोई कंपटीशन निकालता नहीं है, कोई अधिकारी बनता नहीं है, इस तरह के वहाँ पर बातें चलती थी। इसने मुझे जो है एक चैलेंज दिया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है। लोग कहते ऐसा नहीं होता है, तो मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे ऐसा करना है। और मैं एक जज्बे और जुनून के साथ मैंने अपने सेल्फ स्टडी से ही तैयारी की और तैयारी करके मैं इस मुकाम पर आया। तो मेरा मानना है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर ये मन में ये रखे कि नहीं, मुझे जो है ये चीज़ हासिल करनी है, अगर उसका इंटेंट हो, डिटर्मिनेशन हो और उसका एम क्लियर हो, ये गोल उसका क्लियर हो कि हमें ये काम करना है, तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है। ये जरूरी नहीं है कि कोचिंग से ही बने आदमी, आपको जो जहाँ चाह वहाँ राह वाली बात है। हम गांव में रहकर भी हम वो सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं। तो मेरा तो युवाओं से यही कहना है, सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और लक्ष्य के प्रति अपनी दृढ़ता को निश्चित करिए कि हमें ये चीज़ हासिल करना ही है। ठीक है। कोई भी लक्ष्य जो असंभव नहीं है। राहुल राज जी ने जो चाहा वो हासिल किया, जो दृढ़ निश्चय कर लिया वो हासिल किया, लेकिन अभी कुछ और हासिल करना बाकी है क्या? अब लगभग तो मैंने सब चीज़ें मुझे मिल ही गई जो मैं चाहता था, और अब हासिल करने में कोई ऐसा नहीं है। बस ये है कि जितनी अभी हमारी जो सेवा बची है, यही मेरा रहेगा प्रयास कि जनता को अधिक से अधिक मैं सेवा दे सकूं, अपनी सेवाएं दे सकूं, और समाज मेरी सेवाओं से जो है अगर मैं कुछ कर सकूं तो मैं अपने आप को जो है थैंकफुल समझूंगा। बिल्कुल। अब आप प्राइम टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों से क्या अपील करेंगे, स्पेशली युवाओं से क्या अपील करेंगे? युवाओं से मेरा यही अपील रहेगा कि सभी लोग एक सभ्य नागरिक की तरह से जो है अपना बिहेवियर और कंडक्ट करें। सबसे ज़रूरी यही है हमारे लिए, और युवा वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि युवा से ही समाज का निर्माण होता है। तो युवा जरूर जो इस बात को समझे, जो भी हमारे पास संसाधन है, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं, बजाय उसके कोई क्राइम करने के। आप उसको जो है समाज के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने नेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरफ आप ध्यान लगाएं और उस चीज़ को हासिल करें। तो निश्चित रूप से हम लोग अच्छा करेंगे और हमारी सोसाइटी भी आगे ग्रो करेगी। बिल्कुल, धन्यवाद राहुल राज जी प्राइम टीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ राहुल राज, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि देखिए, अगर आप में जुनून है, जज्बा है, तो आप हर एक मुकाम को बेहद ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। और उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि आपने जो दृढ़ निश्चय कर लिया है, आपको उसे हासिल करना है, आप में क्षमता है। साथ ही राहुल राज ने यह भी बताया कि अभी तक तो उन्होंने जो चाहा वो हासिल किया, और आगे बस उनकी यही उम्मीद है कि जितनी भी सेवाएं उनकी बची हैं, वो सिर्फ जनता के लिए लगाएं और सिर्फ जनता को आराम देने के लिए, या जनता को किसी भी तरह की परेशानियां ना हो, सिर्फ अपनी सेवाओं को वो ऐसे ही लगातार निरंतर देते रहें और जारी रखें। तो शख्सियत की अगली पेशकश में हम फिर किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो वाकई में आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।